हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बॉन्ड्स, इक्विटीज, करेंसीज और डेरिवेटिव जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है। ये दुनिया भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हब है। ये बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल रेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन को ईजी बनाते हैं। इससे ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यूरो करेंसी हो गया, जीडीआरस हो गए, एडीआरस हो गए, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी और इन्वेस्टर रीच को बढ़ाते हैं। ये इंटरनेशनल फंड रेजिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, क्यों इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल असेस। कैपिटल असेस के लिए ये फर्म्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रेट्स पे फंड्स रेज करने का मौका देते हैं। ये कंपनीज के लिए लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का रास्ता खोलते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, डैट इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क को हैच करने के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये इन्वेस्टर्स को अलग अलग ज्योग्राफिक्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करते हैं। ये रिस्क स्प्रेड और हाई रिटर्न्स के चांसेस प्रोवाइड करते हैं। फिर पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ये ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को सपोर्ट करते हैं। ये कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, 2025 में एक इंडियन टेक फर्म लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जीडीआरस इशू करती है ताकि $500 मिलियन ईए एक्सपेंशन के लिए रेज करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए। ये ग्लोबल कैपिटल मार्केट के प्रैक्टिकल यूज़ का एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की मार्केट की। ये हमने कर लिया। देखो, सब टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले आती है इंटरनेशनल मनी मार्केट। देखो, इंटरनेशनल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोइंग को इजी बनाती है, जैसे यूरो करेंसी डिपॉजिट्स हो गए। ये क्विक लिक्विडिटी के लिए ज़रूरी है। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म 6 महीने के लिए $100 मिलियन यूरो डॉलर्स में बोरो करती है। ये मनी मार्केट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फिर आती हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स बॉन्ड्स और इक्विटीज़ जैसे जीडीआरस, एडीआरस के थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सपोर्ट करती हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशंस के लिए फंड्स प्रोवाइड करती हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन कंपनी लंदन में बॉन्ड्स इशू करके $500 मिलियन रेज करती है। ये कैपिटल मार्केट का रियल वर्ल्ड यूज़ है। तीसरी आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए करेंसी ट्रेडिंग को इनेबल करती है। ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए बैकबोन है। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक इंडियन एक्सपोर्टर यूएस डॉलर अर्निंग्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता है। ये फॉरेक्स मार्केट का कॉमन एग्जांपल है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आती है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं रिस्क हेज करने के लिए। ये फाइनेंशियल वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म यूएस डॉलर और इंडियन रुपी एक्सपोजर मैनेज करने के लिए करेंसी स्वैप्स को यूज़ करती है। ये डेरिवेटिव्स का एग्जांपल है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। देखो, सबसे पार्टिसिपेंट्स में नंबर 1 पे आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग, करेंसी एक्सचेंज और सिक्योरिटीज इशुएंस को फैसिलिटेट करते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट्स के मेजर प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल लाइक एचएसबीसी एक इंडियन फर्म के जीडीआरस इशू को अंडरराइट करता है। ये कमर्शियल बैंक का रोल दिखाता है। फिर सेंट्रल बैंक्स आते हैं। सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट और करेंसीज को स्टेबलाइज करते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक एग्जांपल, अगर आरबीआई इंडियन रुपी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को ओवरसी करता है, ये सेंट्रल बैंक का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कॉरपोरेशंस आती हैं नेक्स्ट। कॉरपोरेशंस इंटरनेशनल मार्केट्स के थ्रू कैपिटल रेज और रिस्क मैनेज करती हैं। ये ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए की पार्टिसिपेंट्स हैं। लाइक एक इंडियन टेक फर्म यूएस ऑपरेशन के लिए एडीआरस इशू करती है। ये कॉरपोरेशंस का इंटरनेशनल मार्केट यूज का एग्जांपल है। ठीक है जी।
फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में इंस्टीट्यूशनल जैसे हेज फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। ये मार्केट में कैपिटल और स्पेकुलेशन का सोर्स है। अगर रेगुलेटर्स की बात करें, रेगुलेटर्स जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन मार्केट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। ये फेयर और सेफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक समझो, मार्केट मैकेनिज्म्स। देखो सबसे उसमें मार्केट मैकेनिज्म ने सबसे पहले लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, ईबीएस हो गया, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। ये फास्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सेकंड, क्लियर एंड सेटलमेंट की बात करें तो क्लियरिंग और सेटलमेंट सिक्योर और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन कंप्लीशन इंश्योर करती है। ये ट्रेडिंग प्रोसेस को स्मूथ और रिलायबल बनाता है। तीसरा, रेगुलेशंस की बात करें, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे बेसल 3 और लोकल रूल्स जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस मार्केट स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सेफ्टी नेट देते हैं। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक इंडियन फर्म यूरो बॉन्ड्स इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करती है। सेबी और एफसीए रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करती है। यह मार्केट मैकेनिज्म्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल था। अब आगे चलते हैं। होप सो जितना करवाया उतना आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यूरो करेंसी। देखो यूरो करेंसी का मतलब डिपॉजिट्स और लोन्स जो किसी करेंसी में उसके ओरिजिन कंट्री के बाहर रखे या लिए जाते हैं, जैसे यूरो डॉलर्स, यूएस डॉलर्स डिपॉजिट जो यूएस के बाहर होते हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहला, यूरो करेंसी इंटरनेशनल मनी मार्केट में ट्रेड होती है, अक्सर लंदन या सिंगापुर में। ये मेजर फाइनेंशियल हब्स का की पार्ट है। सेकेंड, ये शॉर्ट टर्म यानी 1 से 12 महीने होती है और यूजली लिबोर बेस्ड रेट्स पे ट्रेड होती है, LIBOR। ये क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव बोरोइंग का ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर नहीं आती, इसीलिए कॉस्ट कम होती है। ये लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का फायदा देते हैं। अब यही इसके मैकेनिज्म की बात करें, एक फर्म यूएस डॉलर को लंदन के बैंक में डिपॉजिट करती है जो उससे दूसरी फर्म को लेंड करती है। ये यूरो करेंसी का फ्लो दिखाती है। कम रेगुलेशंस की वजह से इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं। ये बोरिंग को अट्रैक्टिव बनाती है चीज़। अगर मैं एग्जांपल दूं, 2025 में एक इंडियन फर्म इंपोर्टर्स के लिए $100 मिलियन यानी यूरो डॉलर्स में लिबोर यानी +2% जैसे 5% पे 6 महीने के लिए बोरो करती है। ये यूरो करेंसी का प्रैक्टिकल यूज़ है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। देखो सबसे पहले एडवांटेज है, डोमेस्टिक लोन्स के कंपैरिजन में यूरो करेंसी के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। हाई कॉस्ट इफेक्टिव बोरिंग का ऑप्शन है। सेकेंड, यूरो करेंसी में हाई लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये फंड्स को इजीली असेस और यूज़ करने देता है। यही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर हेज नहीं किया तो करेंसी रिस्क होता है, जैसे इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन से रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए चैलेंज है। सेकंड, कम रेगुलेटरी ओवरसाइट से काउंटर पार्टी रिस्क बढ़ जाता है। ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं जीडीआर्स की। देखो जीडीआर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे लंदन या लक्समबर्ग पे ट्रेड होते हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक एक्सेस देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला, जीडीएस फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो में डिनोमिनेटेड होते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए सूटेबल होते हैं। सेकेंड, जीडीएस फर्म को ग्लोबल इन्वेस्टर तक एक्सेस देते हैं बिना डायरेक्टली लिस्टिंग के। ये फंड रेसिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। तीसरा, जीडीआर होस्ट कंट्री के अथॉरिटीज़ जैसे यूके में एफसीए के रेगुलेशंस के अंदर होते हैं। ये मार्केट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। अब यही अगर मैं इसके आपको मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले एक फॉरेन कंपनी अपने शेयर डिपॉजिटरी बैंक के पास डिपॉजिट करती है। ये जीडीआर इशू करने का पहला स्टेप है, ठीक है जी। इसके बाद बैंक जीडीआर इशू करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए ट्रेडेबल सिक्योरिटीज बनाते हैं। फिर हर जीडीआर फिक्स नंबर के अंडरलाइन शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये शेयर्स और जीडीआर के बीच क्लियर लिंक देता है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन फर्म लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे 1 मिलियन जीडीआर इशू करती है। हर जीडीआर 10 शेयर्स रिप्रेजेंट करता है और 10 मिलियन रेज किया जाता है इसे। ये जीडीआर का प्रैक्टिकल फंड रेजिंग एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया।
अब एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले जीडीआर ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स तक एक्सेस देते हैं। ये कंपनीज को बड़े इन्वेस्टर पूल से फंड रेज करने देते हैं। सेकंड बात करें, जीडीआर कंपनी की विजिबिलिटी और इन्वेस्टर बेस को बढ़ाते हैं। ये ब्रांड और मार्केट प्रेजेंस को बूस्ट करते हैं। अब यही मैं अगर आपको इसकी डिसएडवांटेजेस बताऊं, सबसे पहला जीडीआर के इशुएंस और कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को बढ़ाता है। सेकेंड बात करें, करेंसी फ्लक्चुएशंस और रेगुलेटरी रिस्क जीडीआर के साथ होते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग में चैलेंजेस ला सकता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन में आपको अगर बताया जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ जीडीआर इशू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले जीडीआर इशू को अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना होता है। ये लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस का पहला स्टेप है। सेकेंड, ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है। ये जीडीआर इशू को ट्रांसपेरेंट और वैलिड बनाता है। दूसरा स्टेप है, रजिस्ट्रेशन के बाद जीडीआर इशू को सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है। ये प्रोसेस को ऑफिशियली ऑथराइज करता है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कंपनी कस्टोडियन अपॉइंट करती है जो अंडरलाइन शेयर्स होल्ड करता है और इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जीडीआर को इशू करता है। ये शेयर्स और जीडीआर के बीच का लिंक को बनाता है। नेक्स्ट, जीडीआर उन इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जाते हैं जो उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का एक मेजर स्टेप है। अलॉटमेंट प्रोसेस इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नंबर में जीडीआर मिले। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है। एंड जो लास्ट स्टेप आता है, जीडीआर अलॉट होने के बाद एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए जाते हैं जहां इन्वेस्टर्स उन्हें फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। ये जीडीआर को लिक्विड और एक्सेसिबल बनाता है। अब यहाँ पे एक और मैं जीडीआर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जीडीआर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो ओवरसीज मार्केट में इशू होते हैं और बोर्सेस पे ओटीसी बेसिस पे लिस्ट और ट्रेड होते हैं। ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का पार्ट है। जीडीआर ओवरसीज मार्केट में इशू होने वाले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बोर्सेस पे ओवर द काउंटर बेसिस पे लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं। सिंपल, ठीक है जी। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझो, रीजंस पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स, उसका क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, रीजंस पुट फोर्थ फॉर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स। चलो जी, देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ाकर इन्फ्लेशन को इनकरेज करते हैं। ये इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये बैंक्स कभी कभी बैंक फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को हार्म करता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क है। इसके अलावा ये हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करके बोरिंग गवर्नमेंट्स में अनमैनेजेबल इंडेपेंडेंट्स का कॉस्ट बनते हैं। ये कंट्रीज के डेट बर्डन को बढ़ाते हैं। लास्ट, ये होस्ट गवर्नमेंट के क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। ये लोकल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इस क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स के पास कैश की अमाउंट लिमिटेड होती है क्योंकि उन्हें डिपॉजिटर्स के विड्रॉल डिमांड्स के लिए कैश रिजर्व्स रखने होते हैं। ये क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके अलावा अगर कैश रिजर्व्स कम है तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी लिमिटेड होती है। ये लेंडिंग पावर को भी कम करता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का बात करें, कोलेटरल सिक्योरिटी का सप्लाई जो बोरोवर्स लोन सिक्योर करने के लिए देते हैं क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करता है, जो सेकेंड पॉइंट है। ये बैंक्स के रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। कोलेटरल बैंक्स के लिए रिस्क कम करता है और क्रेडिट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये लेंडिंग को सेफर बनाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करती है। ये इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग कंडीशंस पे कंट्रोल करती है।
सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई रेगुलेट करता है और इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग कंडीशन के पॉलिसीज़ को सेट करता है जो कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम के ओवरऑल कंट्रोल का पार्ट है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा एडीआर्स का टॉपिक। देखो एडीआर्स यूएस डिपॉजिटरी बैंक द्वारा इशू किए जा है एडीआर्स यूएस डिपॉजिटरी बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं जो फॉरेन कंपनी के शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं और यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NYSE NASDA के ऊपर ट्रेड होते हैं। ये यूएस इन्वेस्टर्स के लिए फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ईजी बनाते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले यूएस एडीआर्स यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ये यूएस मार्केट के लिए स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। दूसरा, अगर लेवल्स की बात करें, एडीआर्स के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 ओवर द काउंटर, लेवल 2 लिस्टेड कंप्लायंस और लेवल 3 लिस्टेड एंड कैपिटल रेजिंग। ये अलग अलग इन्वेस्टर नीड्स के लिए होते हैं। तीसरा, एडीआर्स SEC यानी यूएस रेगुलेटर यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेशंस के अंदर होते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहला, एक फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स यूएस बैंक के पास डिपॉजिट करती है, ये एडीआर्स इशू करने का बेस है। सेकंड, बैंक एडीआर्स इशू करते हैं। हर एडीआर फिक्स नंबर के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये यूएस इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडेबल एसेट बनता है। तीसरा बात करें, एडीआर्स यूएस स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं और यूएस डॉलर्स में डिविडेंड देते हैं। ये यूएस मार्केट में सीमलेस इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन टेक फर्म NYSE पे 2 मिलियन लेवल 3 एडीआर्स इशू करती है। हर एडीआर 5 शेयर्स रिप्रेजेंट करता है, यानी 20 पर एडीआर पे और 40 मिलियन रेज करता है। ये एडीआर का फंड रेजिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेजेस है, एडीआर्स यूएस इन्वेस्टर्स तक एक्सेस देते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट है। ये मैसिव फंड रेजिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, एडीआर्स यूएस शेयर होल्डर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये फॉरेन शेयर्स को यूएस मार्केट में एक्सेसिबल बनाते हैं। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला, SEC के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एडीआर्स के लिए चैलेंज होते हैं। ये इशुएंस और मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का एक्सपोजर एडीआर्स के साथ होता है। ये करेंसी रिस्क को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, यूएस डॉलर के बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का वैल्यू डिसाइड करने में सबसे ज्यादा वेटेज यूरो को होता है। ये IMF के रिजर्व एसेट का एक की कंपोनेंट है। SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो IMF ने बनाया है और ये मेजर करेंसीज के बास्केट पे बेस्ड है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। GDR एक बैंक सर्टिफिकेट है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में फॉरेन कंपनी के शेयर्स के लिए इशू होता है। ये ग्लोबल मार्केट्स में इक्विटी एसेस देता है। GDR और ADR में सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों फॉरेन कंपनी के शेयर्स रिप्रेजेंट करने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये अलग मार्केट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लाइक GDR ग्लोबल और ADR US पैकेज। सो होप्स आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो आज का सेशन यहीं पे करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।